हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। डियर, कोविड बहुत बढ़ गया है। आई रियली होप कि आप सब सेफ़ होंगे, आपकी फैमिली भी बिल्कुल सेफ़ होगी। ख्याल रखिए अपना। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर तो दिखाई दे ही रहा है। साथ में इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मोर ओवर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी जो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आई बटन के ऊपर क्लिक करके देखिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी अपलोड हो चुकी है। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 10 में, और सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें बताता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से इसेंशियल ज़रूरी हैं। इसके अकॉर्डिंगली एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, फ्री कॉन्सेंट होना ज़रूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, पार्टीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट होनी ज़रूरी हैं, एंड लास्ट, एग्रीमेंट कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया हो, ठीक है। और एग्रीमेंट एंड फ्री कंसेंट को ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर्स आपको यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। आई बटन पे जाकर जरूर देखिएगा। अच्छा, इन्हीं इसेंशियल्स में से एक इसेंशियल है हमारे पास लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है, जिसे हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और आगे के दो जो हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होता क्या है। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं। देखिए, लॉफुल का मतलब तो आपको पता ही है, जो कि लो मानता हो जिसे। लेकिन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का मतलब क्या है? इसमें से ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, और कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि मान लीजिए कि हम दोनों, आप और मैं, किसी भी चीज़ को लेकर बिजनेस डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लैपटॉप को लेकर कोई डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे 50,000 रुपीज़ देंगे और मेरे से लैपटॉप खरीदेंगे, ठीक है। तो मुझे लैपटॉप के बदले में 50,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो जो 50,000 रुपीज़ है मेरे लिए कंसिडरेशन होंगे, और आपके लिए वो लैपटॉप एक कंसिडरेशन होगा। और हम दोनों का ये जो पर्पस है वो लॉफुल है, ठीक है। लॉ मानता है हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस को, कोई भी गलत इरादा नहीं है इस डील के पीछे। तो ये क्या हो जाएगा? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो हमने अभी अभी इसेंशियल पढ़ा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन लॉफुल होने चाहिए। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ही अनलॉफुल हों तो ये दोनों मिलकर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। कब कब हो सकता है, ये सारा एक्सप्लेन है सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ओके। तो ये क्या कहता है सेक्शन 23? वो सारे केसेस बताता है जहां पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये केस बताता है इसमें फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट वगैरह कर रहे हैं जो कि लॉ फॉरबिड करता है करने को। अच्छा, फॉरबिड करने का मतलब है जो कि हमारा लॉ अलाउ नहीं करता है। और ऐसा एक्ट अगर हम करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो ये पनिशेबल भी है, इलीगल भी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने हद तक ये पनिशेबल है, कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए ये हैं ए, बी और सी, तीन पर्सन्स हैं, और इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये रॉबरी करेंगे, और उससे जो भी इन्हें पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वो है अनलॉफुल। इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। नेक्स्ट सिचुएशन सेक्शन 23 हमारे आगे रखता है ऐसी जहां पर कोई भी लॉ की प्रोविजंस को डिफीट किया जा रहा है, यानी कि वायलेट किया जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई दो पर्सन्स हैं और ये दोनों ही पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये कुछ आइटम्स को अपनी अकाउंट्स बुक्स में शो नहीं करेंगे, जबकि लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी आइटम्स हमारे पास, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, उन्हें हमें अकाउंट्स की बुक्स में शो करना पड़ता है। अब ये वो वाली प्रोविजन को डिफीट कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये अनलॉफुल है, इसीलिए ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास इफ एक्ट इज फ्रॉडुलेंट, यानी कि हमारे बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें हम कुछ ऐसे एक्ट करने की बात कर रहे हैं जो कि फ्रॉडुलेंट है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए है जो कि एजेंट है बी का, बी प्रिंसिपल है और ए एजेंट है, ठीक है। और सी एक ऐसा पर्सन है जो कि प्रिंसिपल से कोई लैंड लेना चाहता है और सी ये भी चाहता है कि वो लैंड सिर्फ उसे ही मिले, बी उसे उस लैंड को किसी और को मत दे दे, ठीक है। तो सी क्या करता है, लैंड लेने के लिए ए को कहता है कि भाई तुम मुझसे ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, तुम अपने पास रख लो, लेकिन कैसे भी करके ये लैंड सिर्फ मुझे दिलवा दो। 20,000 रुपये के बदले में ए क्या करता है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसके कारण बी को लैंड सिर्फ सी को ही देनी पड़े। तो उस सिचुएशन के कारण बी भी सी को लैंड लीज कर देता है। यहाँ पर भी एक जो एग्रीमेंट हुआ है ना ये 20,000 का, ये जो एग्रीमेंट हुआ है 20,000 का, ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट बी के साथ फ्रॉड करने को है, ठीक है। और जो एग्रीमेंट फ्रॉड करने के लिए होता है वो एग्रीमेंट वॉइड है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारे पास इफ इट इन्वॉल्व्स एनी इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, यानी कि अगर हम दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने के लिए या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट, उसकी कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी। मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन्स हैं, ठीक है। ए बी को कहता है कि अगर तुम सी को मार दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है। तो बी इस चक्कर में उसे मारने को चल पड़ता है। तो ये जो इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है ये अनलॉफुल है। अब बी अगर सी को मार भी दे, उसके बाद अगर ए उसे पैसा देने से मना कर दे, तो बी कोर्ट में जाकर कह नहीं सकता कि इसने मेरे को पैसे नहीं दिए क्योंकि हम दोनों में एग्रीमेंट हुआ था कि सी को मारोगे तो इतने पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट उसकी बात नहीं मानेगी। यहाँ पर कंसिडरेशन जो थी वो अनलॉफुल थी क्योंकि वो सी को नुकसान पहुंचा रही थी, इंजरी पहुंचा रही थी। इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगेन हमारे पास ए और बी दो पर्सन्स हैं और इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है। ए बी को कह रहा है कि तुम सी के अगेंस्ट आर्टिकल पब्लिश कर दो, उसके अगेंस्ट में लिख दो सब कुछ झूठ मूठ का, ये गलत मत लिख दो ताकि लोग भड़क कर उसके साथ बिजनेस डील ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर सी डिफेम हो रहा है बेवजह ही। यहाँ पर भी जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है। अनलॉफुल होने के कारण ये एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि आप सब नोट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे थे और जो भी मेरी ये स्लाइड्स हैं इन सब की PDF आप सब मांग रहे थे, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ जिस पे आप लोग को जो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मैं आपके साथ वहाँ पर सारी शेयर कर दूँ। तो अगर ऐसा आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं वहाँ पर जाकर एक अकाउंट बनाती हूँ, एक चैनल बनाती हूँ ताकि आप लोग वहाँ पर आपको सारी चीज़ें असेस मिल सके, इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमोरल। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इमोरल है तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड है। इमोरल का मतलब तो आप सबको पता ही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी पब्लिक या सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये बी और सी हस्बैंड वाइफ हैं, सी इज़ द हस्बैंड, बी इज़ द वाइफ, ओके। अब यहाँ पर एक थर्ड पर्सन इन दोनों के बीच में आ जाता है जो है ए। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम डाइवोर्स ले लो सी से और मेरे पास आ जाओ, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट बी और ए के बीच में हो रहा है ये इमोरल है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, गलत संदेश जाएगा सोसाइटी को, ये इमोरल है। तो इसी वजह से ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट है तो वहाँ पर भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है। यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का इंटरेस्ट जो होता है हमारा, ठीक है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हैं सारी एग्जाम्पल्स। देखिए, ट्रेडिंग विद एनिमी। एनिमी मतलब अब जैसे गवर्नमेंट ने चाइना की चीज़ों पर बैन लगा दिया था इंडिया में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, चाइना हमारी एक एनिमी कंट्री बन गई थी। अगर फिर भी कोई भी इंडियन चाइनीज़ पर्सन के साथ ट्रेड करता है तो हमारी सोसाइटी के इंटरेस्ट को खतरा है, पब्लिक पॉलिसी के हम अपोज जा रहे हैं, इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन,
स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है सिंपली लॉ के अगेंस्ट जाने वाली एग्रीमेंट्स, ठीक है। जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर करने पर इतने पैसे देने हैं वगैरह, वो सब क्या है, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसेज और टाइटल्स। मान लीजिए कि मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप रिटायर हो जाइए और मेरे से ये इतने लाख रुपए ले लीजिए और अपनी पोस्ट मुझे दे दीजिए, और मैं ऐसा करती हूँ, तो दैट मीन्स मैं अपने टाइटल को, अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइटल मुझे मिला हुआ है वो मैं आपको दे रही हूँ, उसकी मैं सेल कर रही हूँ, तो ये भी एक पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये भी एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पटी। अब यहाँ पर मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी को हेल्प करना कोई केस फाइल करने में, लेकिन बदले में उससे कुछ नहीं लेना। और चैम्पटी का मतलब क्या होता है? चैम्पटी का मतलब होता है किसी को केस फाइल करने में मदद करना और उसके बाद अगर वो केस जीत जाए तो उसमें कोई बेनिफिट भी लेना। मान लीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लीजिए एक्स है और यहाँ पर वाई है, ठीक है। एक्स की लैंड के ऊपर कोई केस चल रहा है और वाई उसको अमाउंट पे कर रहा है केस में जितनी भी पैसे लग रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों में बाद में एग्रीमेंट हुआ है कि अगर एक्स केस जीत जाता है, ठीक है, तो लैंड का 3/4 हिस्सा वाई को जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट क्या है? चैम्पटी की एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जीतने पर कुछ ना कुछ ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड होता है, बिकॉज यहाँ पर भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन माना जाता है, या कह सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के अपोज है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स का मतलब है जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंटल राइट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जी एक पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं, G1 और G2, ठीक है। और जी ने अपने इन दोनों बच्चों की गार्डियनशिप दे दी है के को। और मान लीजिए कि के और जी के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें के जी को कहता है कि अब तुमने इनकी बच्चों की गार्डियनशिप मुझे ट्रांसफ़र कर दी है, इसलिए इन बच्चों पर अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। तो ये ऐसा एग्रीमेंट जो है वो उसके पेरेंटल राइट्स को यूज़ करने से उसे रोक रहा है, इसलिए ये जो एग्रीमेंट जी और के बीच में हुआ ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। अब ये वॉइड क्यों है आपको मैंने बता दिया, बिकॉज ये पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अगर 2 पर्सन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और एक पर्सन उसमें अपनी लिबर्टी जो है उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी रोकथाम लगाई गई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। और अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है दैट मीन्स उसके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही अनलॉफुल हैं, और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो हैं वो हमारे एग्रीमेंट को वॉइड बनाते हैं, इसलिए ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक अगेन वॉइड एग्रीमेंट होता है। आई होप आपको ये सारा अभी समझ आ गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमारा सेक्शन 23 कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 23 में अभी हमने क्या क्या पॉइंट्स किए एक बार ये पूरा कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पॉज कर एक बार देख लीजिएगा क्या क्या पढ़े हैं हमने। फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, जहाँ पर फ्रॉडुलेंट पर्पस हो या फिर जहाँ पर किसी की प्रॉपर्टी को खतरा हो या किसी पर्सन की जान को खतरा हो, या फिर जो एग्रीमेंट इमोरल हो, या फिर जो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अपोज हो, ये सारे एग्रीमेंट्स अनलॉफुल होते हैं और इन्हें वॉइड डिक्लेयर किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया। जाते जाते ना यार वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। आप लोग आते हो, पढ़ते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, यार व्हाट इज दिस? इतनी मेहनत लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ फॉलो करो इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। प्लीज़ अपने ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।